चैप्टर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। नेशनल स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी और एचएसआरसी को समझते हैं। इंट्रोडक्शन। एनएचआरसी और एसएचआरसी स्टेटरी बॉडी है जो ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन और वायलेशन को मॉनिटर करते हैं। एनएचआरसी सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं जबकि एसएचआरसी स्टेट लेवल पे काम करते हैं। ह्यूमन राइट्स वो बेसिक राइट्स है जो हर इंसान को अपने डिग्निटी और फ्रीडम को प्रिजर्व करने के लिए मिलते हैं, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एजुकेशन एक्सेट्रा। आइए की पैरामीटर्स ऑफ एनएचआरसी और एसएचआरसी को देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट। एनएचआरसी को प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत एस्टेब्लिश किया गया था। एसएचआरसी हर स्टेट में अलग से एस्टेब्लिश होते हैं जो स्टेट के ह्यूमन राइट वायलेशन को मॉनिटर करते हैं। कंपोजिशन को देखते हैं। एनएचआरसी में एक चेयरपर्सन होता है जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज हो सकते हैं। इसके अलावा 5 मेंबर होते हैं जिसमें से कम एक वुमेन मेंबर होना चाहिए। एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं जैसे चेयरपर्सन ऑफ एनसीबीसी, एनसीएससी, एनसीएसएसटी एक्सेट्रा, जो डिफरेंट कम्युनिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एसएचआरसी में एक चेयरपर्सन होता है जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या हाई कोर्ट जज होता है। इसके अलावा 2 मेंबर होते हैं। क्वालिफिकेशन को देखते हैं। एनएचआरसी चेयरमैन को रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए। मेंबर में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज और 3 अदर जज इंक्लूडिंग 1 वुमेन होते हैं जिनको ह्यूमन राइट्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। एसएचआरसी चेयरमैन को रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट जज होना चाहिए। मेंबर में रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं जिनमें ह्यूमन राइट्स का नॉलेज हो। अपॉइंटमेंट को देखते हैं। एनएचआरसी के चेयरपर्सन और मेंबर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और उनका सिलेक्शन एनएचआरसी सिलेक्शन कमेटी करती है। इस कमेटी में पीएम, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, होम मिनिस्टर होते हैं। एसएचआरसी के चेयरपर्सन और मेंबर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं और उनका सिलेक्शन एसएचआरसी सिलेक्शन कमेटी करती है, जिसमें सीएम, स्पीकर ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लीडर ऑफ अपोजिशन, स्टेट होम मिनिस्टर होते हैं। टेन्यूर को देखते हैं। एनएचआरसी के चेयरपर्सन और मेंबर का टेन्यूर 3 ईयर या 70 साल तक का एज का होता है, जो पहले हो। एसएचआरसी के टेन्यूर भी सिमिलर होते हैं लेकिन स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। सैलरी। एनएचआरसी और एसएचआरसी के सैलरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, लेकिन एक बार अपॉइंट होने के बाद उनकी सैलरी को उनके डिसएडवांटेज के लिए चेंज नहीं किया जा सकता। रेजिग्नेशन को देखते हैं। एनएचआरसी के मेंबर प्रेसिडेंट को रिजाइन करते हैं। एसएचआरसी के मेंबर गवर्नर को रिजाइन करते हैं। फंक्शन ऑफ एनएचआरसी एंड एसएचआरसी को देखते हैं। एनएचआरसी और एसएचआरसी दोनों के फंक्शन काफी सिमिलर होते हैं, बस डिफरेंसेस ये है कि एनएचआरसी यूनियन लेवल पे काम करते हैं और एसएचआरसी स्टेट लेवल पे। चलिए इनके फंक्शंस को देखते हैं। इंक्वायर इनटू ह्यूमन राइट वायलेशन। एनएचआरसी और एसएचआरसी दोनों ह्यूमन राइट्स वायलेशन को सो मोटो यानी कि खुद से या पिटीशन पर इंक्वायर करते हैं। अगर किसी ने ह्यूमन राइट वायलेशन के बारे में कंप्लेन की तो ये बॉडी उस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। विजिट जेल एंड डिटेंशन प्लेस। एनएचआरसी और एसएचआरसी दोनों जेल और डिटेंशन सेंटर का विजिट करते हैं ताकि वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो। रिव्यू लीगल सेफगार्ड। ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सेफगार्ड का रिव्यू करती है ताकि इंश्योर हो सके कि सभी लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड हो रहे हैं। स्टडी ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स। एनएचआरसी और एसएचआरसी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी और आर्ग्यूमेंट्स को स्टडी करते हैं।
ताकि इंडिया के डोमेस्टिक लॉज उनके अकॉर्डिंग्स में हो। ह्यूमन राइट लिटरेसी एनएचआरसी और एसएचआरसी ह्यूमन राइट लिटरेसी स्प्रेड करते हैं, जिससे लोग अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो सकते हैं। अब अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एनएचआरसी और एसएचआरसी को देखते हैं। रिपोर्टिंग टू दी गवर्नमेंट। एनएचआरसी अपने एनुअल या स्पेशल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करती है, जबकि एसएचआरसी अपने एनुअल या स्पेशल रिपोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करती है। ये रिपोर्ट्स फिर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव्स के सामने रखी जाती है, जिसमें एक्शन टेकन ऑन दी रिकमेंडेशंस और रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं। पावर टू रेगुलेट प्रोसीजर। एनएचआरसी और एसएचआरसी को अपने प्रोसीड्यूर को रेगुलेट करने का पावर होता है। इसका मतलब है कि ये बॉडी अपने काम करने के तरीके खुद डिसाइड कर सकती है। जुडिशियल पावर। एनएचआरसी और एसएचआरसी की प्रोसीडिंग का जुडिशियल कैरेक्टर होता है, यानी इनके डिसीजन काफी कोर्ट लाइक होते हैं। ये बॉडी सिविल कोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है। पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। एनएचआरसी एसएचआरसी को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से या किसी भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट मांगने का पावर होता है। इन्वेस्टिगेशन स्टाफ। एनएचआरसी एसएचआरसी अपने ऑन इन्वेस्टिगेशन स्टाफ का यूज करते हैं, जो स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन को इन्वेस्टिगेट करता है। एम्पावर टू यूटिलाइज गवर्नमेंट एजेंसी। एनएचआरसी एसएचआरसी को गवर्नमेंट एजेंसी की सर्विस का यूज करने का पावर भी होता है। ये एजेंसीज एनएचआरसी एसएचआरसी के इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है। एक्शन ऑन रिकमेंडेशन। एनएचआरसी एसएचआरसी को जो भी रिकमेंडेशन दी जाती है, उन पर एक्शन लेने की जरूरत होती है। गवर्नमेंट को 1 मंथ के अंदर बताना होता है कि उस रिकमेंडेशंस पर क्या एक्शन लिए गए। ह्यूमन राइट्स इन दिल्ली। एनएचआरसी को दिल्ली में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केस को हैंडल करने का पावर होता है। एसएचआरसी रोल इन यूनियन टेरिटरीज। सेंट्रल गवर्नमेंट एसएचआरसी को यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में ह्यूमन राइट वायलेशन को हैंडल करने का पावर दे सकती है। जुरिडिक्शन ऑफ एसएचआरसी। एसएचआरसी सिर्फ स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के मैटर को इंक्वायर कर सकती है। अगर कोई केस ऑलरेडी एनएचआरसी या किसी स्टेटरी कमीशन के अंदर इंक्वायरी हो, तो एसएचआरसी उस केस को इंक्वायर नहीं कर सकती। अब बात करते हैं रिमूवल प्रोसीजर ऑफ एनएचआरसी एसएचआरसी मेंबर। ग्राउंड फॉर रिमूवल। प्रेसिडेंट को एनएचआरसी या एसएचआरसी के चेयरपर्सन या मेंबर को रिमूव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रीजन दिए गए हैं। ये रीजन सीरियस नेचर के होते हैं, जिससे ये इंश्योर हो सकता है कि उनका काम पब्लिक इंटरेस्ट में हो। इंसॉल्वेंसी। अगर चेयरपर्सन या मेंबर इंसॉल्वेंट यानी कि फाइनेंशियल बैंकरप्ट हो जाता है, तो उन्हें रिमूव किया जा सकता है। इंगेजमेंट इन पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड। अगर चेयरपर्सन या मेंबर अपने ऑफिस के ड्यूटी के अलावा पेड एम्प्लॉयमेंट में इंगेज होते हैं, तो भी उन्हें रिमूव किया जा सकता है। इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी। अगर चेयरपर्सन या मेंबर को मेंटल या फिजिकल इन्फर्मिटी के कारण काम करने में दिक्कत हो, तो उन्हें ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है। अनसाउंड माइंड। अगर उन्हें कोर्ट द्वारा अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया गया हो, तो भी उन्हें रिमूव किया जा सकता है, ऑफिस से हटा सकते हैं। कॉन्विक्शन एंड इम्प्रिजमेंट। अगर चेयरपर्सन या मेंबर को किसी ऑफेंस के लिए कॉन्विक्टेड और इम्प्रिजन किया गया हो, तो भी वो अपने ऑफिस से रिमूव हो सकते हैं। प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर चेयरपर्सन या मेंबर का मिसबिहेवियर प्रूव हो जाता है या वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते, तो प्रेसिडेंट उसे रिमूव कर सकते हैं। प्रोसीजर फॉर रिमूवल को देखते हैं। प्रेसिडेंट को रिमूवल का डिसीजन लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करानी पड़ती है। अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद रिमूवल का डिसीजन अप्रूव कर दे, तब प्रेसिडेंट उसे रिमूव कर सकते हैं। अब लिमिटेशंस ऑफ एनएचआरसी एसएचआरसी को देखते हैं। टाइम लिमिट फॉर इंक्वायरी।
एनएचआरसी या एसएचआरसी को 1 साल के बाद ह्यूमन राइट वायलेशन के केस में इंक्वायर करने का पावर नहीं होता। रिकमेंडेटरी नेचर, एनएचआरसी और एसएचआरसी के रिकमेंडेशंस एडवाइजरी होते हैं, ये बॉडी एक्शन लेने का डायरेक्ट पावर नहीं रखते। नो पावर टू पनिश, एनएचआरसी और एसएचआरसी के पास पनिशमेंट देने का पावर नहीं होता। ये बॉडी सिर्फ रिकमेंडेशंस देती है, लेकिन वायलेटर को डायरेक्टली पनिश नहीं कर सकती। नो मॉनेटरी रिलीफ, एनएचआरसी और एसएचआरसी को विक्टिम को मॉनेटरी रिलीफ देने का पावर नहीं होता। लिमिटेड रोल विथ आर्म फोर्सेस, एनएचआरसी का रोल आर्म फोर्सेस के केसेस में लिमिटेड होता है। अगर आर्म फोर्सेस के मेंबर पर ह्यूमन राइट वायलेशन का केस है तो एनएचआरसी के सेंट्रल गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगेगी, तो एनएचआरसी को सेंट्रल गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगनी पड़ती है और फिर वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अब ह्यूमन राइट्स कोर्ट को देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कोर्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर ह्यूमन राइट्स कोर्ट हर साल डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाते हैं ताकि ह्यूमन राइट वायलेशन के स्पीडी ट्रायल हो सके। कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस, ये कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तब बनाया जाता है जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कंकरेंस मिलती है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में ह्यूमन राइट कोर्ट बनाना है तो यूपी चीफ जस्टिस की अप्रूवल जरूरी होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हर ह्यूमन राइट कोर्ट में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है जो केसेस को कंडक्ट करते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, ओरिजिन को देखते हैं। सीबीआई का ओरिजिन स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट से होता है जो 1941 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था। 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने सीबीआई को एस्टेब्लिश किया। लीगल फ्रेमवर्क, सीबीआई को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से पावर मिलती है। ये एक्ट सीबीआई को जुरिडिक्शन और अथॉरिटी देती है। इसकी नेचर की बात करें तो सीबीआई एक नॉन स्टेटरी बॉडी है, मतलब इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया गया, लेकिन इसकी पावर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू डिफाइन है। इसके पर्पज को देखते हैं। सीबीआई का मेन रोल है करप्शन, इकोनॉमिक क्राइम्स, सीरियस क्रिमिनल केसेस और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन को हैंडल करना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। एफिलिएशन, सीबीआई को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर रखा गया है और ये अटैच ऑफिस की तरह काम करते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ सीबीआई को देखते हैं। सीबीआई का डायरेक्टर सबसे सीनियर ऑफिस होता है जो एजेंसी को लीड करता है। डायरेक्टर को स्पेशल डायरेक्टर्स और एडिशनल डायरेक्टर्स असिस्ट करते हैं। सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर्स जनरल, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और बाकी पुलिस पर्सनल के रैंक होते हैं। इनके अलावा फॉरेंसिक साइंटिस्ट और लॉ ऑफिसर भी सीबीआई में काम करते हैं। लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013 चेंजेस। डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, इस एक्ट के थ्रू डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया गया जिसका हेड डायरेक्टर होता है। यह डायरेक्टोरेट लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 के अंदर केस को हैंडल करते हैं। अपॉइंटमेंट प्रोसेस, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर होती है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर, सीबीआई में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उससे ऊपर के ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट सेंट्रल विजिलेंस ऑफिस कमिश्नर के चेयरमैन में एक कमेटी करती है। इस कमेटी में विजिलेंस कमिश्नर, होम मिनिस्ट्री सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी भी होते हैं। अब बात करते हैं सीबीआई के टेन्यूर, अपॉइंटमेंट और फंक्शन की। टेन्यूर ऑफ सीबीआई डायरेक्टर एज पर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2021। इनिशियल टेन्यूर, फिक्स्ड 2 ईयर टर्म। पहले सीबीआई डायरेक्टर का टेन्यूर 2 साल का होता था एज पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003।
extension of tenure up to 5 year। अब दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2021 के अकॉर्डिंग सीबीआई डायरेक्टर का टेन्यूर 2 साल से बढ़ा के 5 साल तक हो सकता है, कर दिया गया। एनुअल एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन एनुअल किया गया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 ईयर एक्सटेंशन तक, मतलब डायरेक्टर का टोटल टेन्यूर 5 साल तक हो सकता है, 2 ईयर इनिशियल प्लस 3 ईयर एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर ईच। नो एक्सटेंशन बियॉन्ड द 5 ईयर, 5 साल के बाद कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं हो सकता। कंडीशन फॉर एक्सटेंशन को देखते हैं। एक्सटेंशन पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए और इसके लिए कमेटी की रिकमेंडेशंस और रिटन रीजन देना जरूरी है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर को देखते हैं। 3 मेंबर कमेटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ए नॉमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट जज। इफ नॉट रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर लोकसभा में कोई रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का लीडर कमेटी का मेंबर बनेगा। अब सीबीआई जुरिडिक्शन एंड फंक्शंस को देखते हैं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, करप्शन और इकोनॉमिक ऑफेंसेस। सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के करप्शन, ब्राइबरी और मिसकंडक्ट के केस को इन्वेस्टिगेट करता है। सीरियस और ऑर्गेनाइज क्राइम, ये एजेंसी सीरियस क्राइम और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स के केसेस को भी हैंडल करता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल रेमिफिकेशन, अगर क्राइम का नेशनल या इंटरनेशनल इम्पैक्ट है तो सीबीआई उस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। डज नॉट इन्वेस्टिगेट टेररिज्म, टेररिज्म के केस सीबीआई नहीं इन्वेस्टिगेट करती, ये वर्क नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर होता है। सीबीआई एज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, इंटरपोल, सीबीआई इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करता है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस, सीबीआई को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल, लोकायुक्ता को भी असिस्टेंस देने होते हैं, स्पेशली इन करप्शन रिलेटेड मैटर में। अब जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को देखते हैं। कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट की जनरल कंसेंट लेनी पड़ती है अगर वो स्टेट के जुरिडिक्शन में कोई केस इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। जब स्टेट गवर्नमेंट जनरल कंसेंट देती है तो सीबीआई को हर बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती जब भी वो स्टेट में इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। फंक्शन ऑफ सीबीआई को देखते हैं। सीबीआई का प्राइमरी फंक्शन करप्शन और ब्राइबरी के केस को इन्वेस्टिगेट करना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं। सीबीआई फिजिकल और इकोनॉमिक लॉ के वायलेशन को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्रोल, कस्टम्स, इनकम टैक्स और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। सीबीआई सीरियस क्राइम को भी इन्वेस्टिगेट करती है जो ऑर्गेनाइज गैंग्स द्वारा किया जाता है और जिनमें नेशनल और इंटरनेशनल रेमिफिकेशन होते हैं। सीबीआई स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। सीबीआई क्राइम स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करती है और क्रिमिनल इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करती है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टेटरी बॉडी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन दोनों स्टेटरी बॉडी हैं जो आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर बनाई गए हैं। इनका मेन काम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करना और इंश्योर करना कि लोगों को गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके कंपोजिशन को देखते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में भी एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। अपॉइंटमेंट की बात करें तो सीआईसी में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सीआईसी सिलेक्शन कमेटी 3 मेंबर होते हैं जिसमें पीएम चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो पीएम के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन गवर्नर अपॉइंट करते हैं। एसआईसी सिलेक्शन कमेटी 3 मेंबर होते हैं जिसमें सीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर
जो सीएम के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। टेन्यूर को देखते हैं। सीआईसी और एसआईसी के इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्यूर 5 ईयर होता है, लेकिन 65 ईयर्स के एज के बाद उनका टेन्यूर खत्म हो जाता है। रीअपॉइंटमेंट का ऑप्शन नहीं होता। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जा सकता है, लेकिन उनका टोटल टेन्यूर 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग उनका टेन्यूर एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर। क्वालिफिकेशन एंड सैलरी को देखते हैं। सीआईसी एसआईसी के इंफॉर्मेशन कमिश्नर को पब्लिक लाइफ में इमिनेंस होना चाहिए, जैसे लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया या एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में एक्सपीरियंस हो। सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है और ये सैलरी उनके टेन्योर के दौरान कम नहीं की जा सकती। रेजिग्नेशन को देखते हैं। सीआईसी के इंफॉर्मेशन कमिश्नर को प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन देना पड़ता है। एसआईसी के इंफॉर्मेशन कमिश्नर को गवर्नर को रिजिग्नेशन देना पड़ता है। अब रिमूवल ऑफ सीआईसी एसआईसी को देखते हैं। सीआईसी एसआईसी को रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट गवर्नर के पास कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स होते हैं। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं। इंसॉल्वेंसी, अगर कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर इंसॉल्वेंट है, अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पा रहा तो। कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस, अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कोई ऐसा ऑफेंस कन्विक्ट किया गया हो जो मोरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड हो। पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपने ऑफिस के ड्यूटीज के अलावा कोई पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो। अनफिट टू कंटिन्यू, अगर प्रेसिडेंट गवर्नर को लगता है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर माइंड या बॉडी की इन्फर्मिटी के वजह से ऑफिस में काम नहीं कर सकता। फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने अपने पर्सनल फाइनेंशियल या किसी और इंटरेस्ट को ऐसा बनाया हो जो उनके ऑफिशियल फंक्शन को इफेक्ट करे। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर कोई प्रूव मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी हो तो प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करनी पड़ती है। अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद रिमूवल को अप्रूव करता है तो प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकते हैं। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। इंसॉल्वेंसी, जब किसी पर्सन का फाइनेंशियल सिचुएशन इतना खराब हो जाए कि वो अपने डेब्ट को रिपेयर नहीं कर पाता तो उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है। मोरल टर्पिट्यूड, ये एक लीगल टर्म है जो किसी भी ऐसे क्राइम को रिफर करती है जो इथिकल और मोरल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हो, जैसे करप्शन, फ्रॉड, ब्राइबरी। पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपने ऑफिस के ड्यूटी के अलावा किसी और ऑर्गेनाइजेशन में पेड वर्क करता है तो उसे उनकी न्यूट्रलिटी और इंडिपेंडेंस पर सवाल उठता है। इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, अगर कोई पर्सन फिजिकली या मेंटली इतना वीक हो जाए कि वो अपने ड्यूटी परफॉर्म ना कर सके तो उसे अनफिट माना जाता है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। रिसीव एंड इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट, कंप्लेंट रिसीव करना और उनको इन्वेस्टिगेट करना। जो इंडिविजुअल फाइल करते हैं, ये कंप्लेंट कुछ इस तरह से हो सकती है, जैसे नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया है और इस वजह से इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं मिल रहा। डिनाइड इंफॉर्मेशन, अगर किसी ने इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट किया हो और उसे डिनाई कर दिया गया हो। नो रिस्पॉन्स विद इन टाइम लिमिट, अगर इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट के बाद स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर रिस्पॉन्स नहीं दिया गया हो। अनरीजनेबल फी, अगर जो फी चार्ज की गई हो वो रीजनेबल हो। इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग और फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर जो इंफॉर्मेशन दी गई हो वो इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग या फॉल्स हो। अदर मैटर, जैसे अगर कोई और इशू हो जो इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट से रिलेटेड हो। स्यू मोटो इंक्वायरी, स्यू मोटो पावर के थ्रू कमीशन किसी भी मैटर पर इंक्वायरी कर सकता है अगर उसको लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड है, यानी अगर कमीशन को लगता है कि कोई मैटर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो अपने आप इंक्वायरी स्टार्ट कर सकता है। पावर ऑफ सिविल कोर्ट, इंक्वायरी के दौरान सीआईसी एसआईसी को सिविल कोर्ट के पावर दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि वो विटनेसेस को समन कर सकते हैं,
डॉक्यूमेंट एग्जामिन कर सकते हैं और एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ पब्लिक रिपोर्ट्स, जब इंक्वायरी चल रही होती है तो पब्लिक रिपोर्ट को कमीशन के पास दिया जाना पड़ता है ताकि वो उनको एग्जामिन कर सके। कंप्लायंस ऑफ डिसीजन, सीआईसी एसआईसी के पास ये पावर होती है कि वो पब्लिक अथॉरिटी को अपना डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपेल कर सके। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी डिसीजन को नहीं फॉलो करती तो कमीशन उसे कंप्लायंस के लिए फोर्स कर सकता है। पेनाल्टी ऑन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अगर पीआईओ ने आरटीआई एक्ट के प्रोविजन को वायलेट किया हो तो सीआईसी एसआईसी उन पे पेनाल्टी इम्पोज कर सकता है। पेनाल्टी का रेट है ₹250 पर डे और मैक्सिमम पेनाल्टी 25,000 हो सकती है। कमीशन डिसिप्लिनरी एक्शन भी रिकमेंड कर सकता है अगर पीआईओ की गलती सीरियस हो। अब एनुअल रिपोर्ट, सीआईसी हर साल अपना एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करता है। फिर ये रिपोर्ट पार्लियामेंट को दोनों हाउस में रखी जाती है। एसआईसी अपना एनुअल रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करती है जो फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखा जाता है। ये रिपोर्ट आरटीआई एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करता है। रिकमेंडेशंस फॉर कन्फॉर्मिटी, जब कोई पब्लिक अथॉरिटी आरटीआई एक्ट के प्रोविजन को फॉलो नहीं करती तो सीआईसी एसआईसी उस अथॉरिटी को रिकमेंडेशंस दे सकती है कि वो किस तरह से अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करे ताकि वो आरटीआई एक्ट के प्रोविजन को फॉलो कर सके। अब बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी। सीवीसी का मेन पर्पज है करप्शन को रोकना और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर। ये एक स्टेटरी बॉडी है जो संथानम कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद 1964 में बनाई गई थी। बाद में सीबीसी एक्ट 2003 के थ्रू इसको स्टेटरी स्टेटस दिया गया। आइए कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट, सीबीसी का इस्टेब्लिशमेंट 1964 में हुआ था और इनकी रिकमेंडेशंस संथानम कमेटी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए की थी। इनिशियली ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू बनाया गया है, लेकिन सीबीसी एक्ट 2003 के बाद इसे स्टेटरी बॉडी का स्टेटस मिल गया। कंपोजिशन, सीबीसी एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। मैक्सिमम 2 विजिलेंस कमिश्नर हो सकते हैं जो सीबीसी के साथ काम करते हैं। अपॉइंटमेंट, सीबीसी और विजिलेंस कमिश्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, लेकिन इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है। ये कमेटी में 3 लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर यानी कि चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड यूनियन होम मिनिस्टर। ये कमेटी रिकमेंडेशंस देती है और फिर प्रेसिडेंट उस रिकमेंडेशंस के बेसिस पर अपॉइंट करता है। टर्म्स की बात करें तो सीबीसी का टर्म्स होता है 4 साल या 65 ईयर की एज तक, जो भी पहले हो। इसके बाद उनको फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ना ही स्टेट गवर्नमेंट में। सैलरी और अलाउंसेस को देखते हैं। सीबीसी और विजिलेंस कमिश्नर को जो सैलरी और अलाउंसेस मिलती है वो यूपीएससी चेयरमैन के बराबर होती है। ये सैलरी उनके अपॉइंटमेंट के बाद कभी भी डिसएडवांटेजियस नहीं हो सकता। अब रिमूवल ऑफ सीबीसी एंड विजिलेंस कमिश्नर को देखते हैं। सीबीसी या कोई भी विजिलेंस कमिश्नर को रिमूव करने का पावर प्रेसिडेंट के पास होता है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर होते हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी, अगर सीबीसी या विजिलेंस कमिश्नर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया हो। क्रिमिनल कॉन्विक्शन, अगर वो कन्विक्टेड हो गए हो कि किसी ऑफेंस में जो मोरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड हो, जैसे करप्शन, फ्रॉड, तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं। पेड एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई सीबीसी या विजिलेंस कमिश्नर अपने ऑफिस के ड्यूटीज के अलावा पेड एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हो जाए। इन्फर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उनकी मेंटल या फिजिकल हेल्थ उनको ऑफिस के ड्यूटीज को प्रॉपरली परफॉर्म करने से रोक रही है तो उन्हें रिमूव किया जा सकता है। फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, अगर उन्होंने कोई फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट एक्वायर किए हैं जो उनकी ऑफिस ड्यूटी को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। प्रूव मिसबिहेवियर एंड और इनकैपेसिटी, अगर उनका मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी प्रूव हो जाता है
तो भी उन्हें रिमूव किया जा सकता है। इस केस में प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करानी पड़ती है। अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद उन्हें रिमूवल को जस्टिफाई करता है तो प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ सीबीसी को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सीबीसी का अपना सेक्रेटरीट होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है। चीफ टेक्निकल एग्जामिन विंग और कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज भी इसके पार्ट हैं। ये विंग टेक्निकल और डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज को हैंडल करते हैं। ज्यूरिसडिक्शन। सीबीसी का ज्यूरिसडिक्शन ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर तक है जो यूनियन के अफेयर में काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए ऑफिसर, पब्लिक सेक्टर बैंक के ऑफिसर स्केल 5 और एबव और आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी के ऑफिसर भी सीबीसी के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के चीफ एग्जीक्यूटिव और E7 और एबव ऑफिसर भी सीबीसी के अंदर आते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के सीनियर मैनेजर भी इस ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। वर्किंग ऑफ सीबीसी। सीबीसी को हर साल अपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को देना पड़ता है। उसके बाद प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखते हैं। सीबीसी को अपना प्रोसीड्यूर रेगुलेट करने का पावर होता है और ये सिविल कोर्ट के पावर के जैसा काम करता है। इसका काम जुडिशियल कैरेक्टर रखता है। सीबीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट के इंक्वायरी और एक्शन पर एडवाइस देने का पावर होता है। अगर गवर्नमेंट डिसएग्री करती है तो उसको रिटन रीजन देना पड़ता है। अब फंक्शन ऑफ सीबीसी। इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। सीबीसी इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है या इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिफरल आता है जिसमें पब्लिक सर्वेंट पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर एलिगेशन होती है। सुपरिटेंडेंस ओवर सीबीआई। सीबीसी को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सीबीआई पर सुपरिटेंडेंस का पावर होता है, लेकिन ये सिर्फ उन केसेस तक लिमिटेड होता है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आते हैं। जैसे अगर सीबीआई किसी करप्शन केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो सीबीसी को उनकी प्रोग्रेस चेक करने का पावर है। रिव्यू ऑफ प्रोसिक्यूशन सेक्शन। सीबीसी को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन सेक्शन को रिव्यू करने का भी काम होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी ऑफिसर के अगेंस्ट केस चलाना है तो उसके लिए सैंक्शन लेना पड़ता है और सीबीसी उस प्रोसेस को रिव्यू करता है। कंसल्टेशन ऑन विजिलेंस मैटर। सेंट्रल गवर्नमेंट को सीबीसी से कंसल्ट करना पड़ता है जब भी वो विजिलेंस और डिसिप्लिनरी रूल बनाते हैं जो सेंट्रल सर्विस और ऑल इंडिया सर्विस को ऑफिसर के लिए होते हैं। विजिल ब्लोवर प्रोटेक्शन। सीबीसी को पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिजोल्यूशन PIDI के अंदर विसल ब्लोवर के कंप्लेन को हैंडल करने का पावर है। ये रिजोल्यूशन 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका मेन एम है विसल ब्लोवर को प्रोटेक्ट करना। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय करप्शन के बारे में रिपोर्ट करता है तो सीबीसी उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। एक्शन अगेंस्ट वेक्सेशियस कंप्लेंट। सीबीसी को मोटिवेटेड या वेक्सेशियस कंप्लेंट के अगेंस्ट एक्शन लेने का भी पावर होता है। अगर कोई कंपनी फॉल्स या मैलिशियस होता है तो सीबीसी उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। अब बात करते हैं विसल ब्लोवर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। विसल ब्लोवर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 का मेन ऑब्जेक्टिव है विसल ब्लोवर्स को प्रोटेक्ट करना जो करप्शन या इरेगुलरिटीज को एक्सपोज करता है, स्पेशली गवर्नमेंट और पब्लिक फंक्शनरीज के अंदर। इस एक्ट के थ्रू विसल ब्लोवर्स अपनी आइडेंटिटी को सेफ रख सकते हैं और उन्हें विक्टिमाइजेशन का फियर नहीं होता। अब की फीचर्स ऑफ द एक्ट को देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी। विसल ब्लोवर्स की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि उन्हें अपने एक्शन के लिए रिटेलिएशन का सामना ना करना पड़े। यह प्रोटेक्शन इंश्योर करता है कि अगर कोई पर्सन करप्शन या मिसयूज ऑफ पावर को एक्सपोज करता है तो उन्हें फेयर ना हो। पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट। अगर कोई पर्सन फॉल्स या फ्रेवोलस कंप्लेंट करता है तो उसके लिए 2 साल का इम्प्रिजमेंट और
30,000 का फाइन भी हो सकता है। इसका पर्पज ये है कि मिसयूज को रोका जाए। नो एक्शन ऑन एनोनमस और इनकरेक्ट कंप्लेंट। अगर कंप्लेंट में आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती या कंप्लेंट का आइडेंटिटी गलत होता है तो उस कंप्लेंट पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये रूल इंश्योर करता है कि सिर्फ जेन्युइन कंप्लेंट को ही कंसिडर किया जाए। अब लोकपाल एंड लोकायुक्तास को देखते हैं। लोकपाल और लोकायुक्तास का मेन पर्पज है करप्शन को रोकना और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, स्पेशली गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिशियल के लेवल पर। लोकपाल का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल के लिए है और लोकायुक्तास का काम स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के लिए होता है। अब फीचर्स ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013 को देखते हैं। लोकपाल और लोकायुक्तास एक्ट 2013 के थ्रू स्टेब्लिश किया गया। लोकपाल सेंट्रल लेवल पर होता है और लोकायुक्तास स्टेट लेवल पर। कंपोजिशन की बात करें तो लोकपाल एक मल्टी मेंबर बॉडी होता है जिसमें एक चेयरपर्सन और 8 मेंबर होते हैं। 50% मेंबर को जुडिशियल होना जरूरी है, मतलब उन्हें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होना चाहिए। लोकपाल के मेंबर में 50% रिप्रेजेंटेशन को SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और वुमेन से होना चाहिए। ये डाइवर्सिटी इंश्योर करता है कि सभी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन मिले। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जुडिशियल मेंबर ये सुप्रीम कोर्ट के करंट या फॉर्मर जजेस या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं। नॉन जुडिशियल मेंबर ये इमिनेंट पर्सन होते हैं जिनके पास 25 ईयर का एक्सपीरियंस हो और जो एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, लॉ और मैनेजमेंट के फील्ड में काम कर चुके हो। अब जुरिडिक्शन लोकपाल का जुरिडिक्शन प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ABCD ऑफिसर पर होता है। लोकपाल उन इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी काम करता है जो गवर्नमेंट से फुल्ली या पार्शियली फंडेड होते हैं, लेकिन जो एडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लोकपाल के जुरिडिक्शन में नहीं आते। अपॉइंटमेंट लोकपाल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। लोकायुक्तास का अपॉइंटमेंट गवर्नर के थ्रू होता है। सिलेक्शन कमेटी में PM, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनीज और एक इमिनेंट जूरिस्ट होते हैं जो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस पर नॉमिनेट होते हैं। सर्च कमेटी भी होती है जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और वुमेन को इंक्लूड करते हैं। टेन्यूर एंड सैलरीज की बात करें तो लोकपाल और लोकायुक्तास का टर्म 5 साल का होता है या फिर जब तक उनकी एज 70 ईयर ना हो जाए। सैलरी और अलाउंसेस को देखते हैं। चेयरपर्सन की सैलरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर होती है और मेंबर की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। लोकपाल या लोकायुक्तास अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। अब बात करते हैं अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्तास। ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन ओम्बड्समैन एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो ग्रीवेंसेस और कंप्लेंट को सुनता है, स्पेशली पब्लिक सर्वेंट के एक्शन के अगेंस्ट। स्वीडन ने सबसे पहले 1809 में ओम्बड्समैन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। ये एक तरह का वॉचडॉग होता है जो पब्लिक ऑफिसर के एक्शन को मॉनिटर करता है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC 1966 to 1970 ने लोकपाल और लोकायुक्ता को स्टेब्लिश करने की रिकमेंडेशंस दी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन यानी कि ARC का एम था करप्शन को कंट्रोल करना और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना। ये रिकमेंडेशंस लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट 2013 के फाउंडेशन का काम किया। की फीचर्स को देखते हैं। सुप्रिटेंडेंट एंड डायरेक्शन ओवर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लोकपाल को सुप्रिटेंडेंस और डायरेक्शन का पावर दिया गया है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे CBI पर होता है। अगर लोकपाल कोई केस रेफर करता है तो CBI को उस केस को इन्वेस्टिगेट करने का डायरेक्शन दिया जा सकता है। ये इंश्योर करता है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो और किसी भी एजेंसी को बायस ना हो। अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी
अगर पब्लिक सर्वेंट ने करप्शन के थ्रू इलीगल प्रॉपर्टीज एक्वायर की है तो लोकपाल को ये पावर दिया गया है कि वो अटैचमेंट और कन्फिस्केशन कर सके, चाहे केस की प्रोसिक्यूशन चल रही हो या नहीं। इससे इलीगल एसेट को जल्दी सीज किया जा सकता है जो करप्शन के रिजल्ट है। सीबीआई ऑफिसर अपॉइंटमेंट, लोकपाल के डायरेक्शन पे सीबीआई ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन लोकपाल की परमिशन के बिना सीबीआई ऑफिसर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये इंश्योर करता है कि इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल हो और किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के का सामना ना करना पड़े। क्लियर टाइमलाइन फॉर इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल ने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक क्लियर टाइमलाइन सेट की है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 3 मंथ का होता है, लेकिन ये एक्सटेंडेबल बाय 3 मंथ। इन्वेस्टिगेशन 6 मंथ, एक्सटेंडेबल बाय 6 मंथ। ट्रायल 1 मंथ, यानी कि एक्सटेंडेबल बाय 1 ईयर। ये टाइमलाइंस इंश्योर करता है कि केसेस को स्पीडी और एफिशिएंटली प्रोसेस किया जाए ताकि डिले ना हो और जस्टिस टाइमली मिले। अब इनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर पनिशमेंट को 7 साल से 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। इसका पर्पज है कि करप्शन को ज्यादा सीरियस ऑफेंस बनाया जा सके और पब्लिक सर्वेंट को अकाउंटेबल बनाया जा सके। सेक्शन 4 प्रोसिक्यूशन, लोकपाल को पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन के लिए सेक्शन देने का पावर दिया गया है। पहले ये पावर गवर्नमेंट या कंपिटेंट अथॉरिटी के पास थी, लेकिन अब लोकपाल को ये पावर दिया गया है। इससे इंडिपेंडेंस आती है और फेयरनेस इंश्योर होता है। हाई पावर्ड कमिटी फॉर सीबीआई डायरेक्टर सिलेक्शन, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को सिलेक्ट करने के लिए एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई गई है। ये कमेटी प्राइम मिनिस्टर के अंदर होती है और इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनका नॉमिनी भी होता है। इसका एम है सीबीआई के हेड का सिलेक्शन नेचुरल और अनबायस हो। लोकायुक्ता एस्टेब्लिशमेंट, लोकायुक्ता को सबसे पहले महाराष्ट्र में 1971 में एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन ओडिशा ने इसके लिए एक्ट 1970 में पास किया था। लोकायुक्ता का रोल स्टेट लेवल पर करप्शन केस को एड्रेस करना है, जबकि लोकपाल का रोल सेंट्रल लेवल पर होता है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर होता है जो पब्लिक ग्रीवेंसेस को सुनता है और पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करता है। सुप्रिटेंडेंस, सुप्रिटेंडेंस का मतलब है किसी चीज पर कंप्लीट कंट्रोल रखना। अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन, अटैचमेंट का मतलब है किसी प्रॉपर्टी को लीगली सीज करना। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने इलीगल मींस से प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो लोकपाल उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर सकती है, चाहे केस अभी चल रहा हो या नहीं। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन का मतलब है कि कोर्ट केस शुरू करने के लिए परमिशन लेना। हाई पावर्ड कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी एक कमेटी होती है जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, जैसे सीबीआई डायरेक्टर का सिलेक्शन। अब बात करते हैं नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन को 2014 में स्क्रैप किया गया था और उसकी जगह नीति आयोग को 2015 में एस्टेब्लिश किया गया। नीति आयोग एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो यूनियन कैबिनेट के रिजोल्यूशन से बनाई गई थी। ये इंडिया का प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है जिसका एम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। बॉटम अप अप्रोच, नीति आयोग का अप्रोच है बॉटम अप, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व करता है ताकि लोकल नीड को समझा जा सके और उनको एड्रेस किया जा सके। फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, नीति आयोग का एम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रोमोट करना, जिसमें सेंट्रल और स्टेट्स के बीच अच्छा कोलेब्रेशन हो ताकि कंट्री के डेवलपमेंट में सबका हिस्सा हो। नोडल एजेंसी फॉर एचडीजीएस, नीति आयोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है
जिसका मतलब है कि ये एजेंसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम डिजाइन करती है। अब फंक्शंस ऑफ नीति आयोग को देखते हैं। पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। नीति आयोग पॉलिसीज और प्रोग्राम का फ्रेमवर्क डिजाइन करती है जो कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट को पुस्ट करे। फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जैसे हम पहले बताए, नीति आयोग स्टेट और सेंट्रल के बीच कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करता है ताकि डेवलपमेंट पॉलिसीज सभी रीजन को बेनिफिट करे। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। नीति आयोग मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का काम भी करता है। ये इंश्योर करता है कि जो पॉलिसीज और प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उनका इम्पैक्ट डिजायर्ड रिजल्ट के हिसाब से हो रहा है या नहीं। थिंक टैंक एंड नॉलेज हब। नीति आयोग एक थिंक टैंक है जहां रिसर्च और इनोवेशन सॉल्यूशन पर काम होता है। ये नॉलेज और इनोवेशन का हब भी है जहां से गवर्नमेंट को एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है। अब 7 पिलर ऑफ गवर्नेंस बाय नीति आयोग को देखते हैं। प्रो पीपल। नीति आयोग का फोकस पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज पर होता है जो सोसाइटी और इंडिविजुअल के एस्पिरेशन को फुलफिल करे। प्रो एक्टिविटी। ये सिटीजन नीड्स को एंटिसिपेट करता है और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोएक्टिव तरीके से निकालता है। पार्टिसिपेशन। नीति आयोग बिलीव इन सिटीजन इन्वॉल्वमेंट। पब्लिक पार्टिसिपेशन से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। एम्पावरिंग। नीति आयोग का एम है कि वुमेन और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को एम्पावर किया जाए ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। इंक्लूजन ऑफ ऑल। नीति आयोग को पॉलिसीज सभी कास्ट, क्रीड, जेंडर के लोगों को इंक्लूड करते हैं ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। इक्वलिटी। इक्वलिटी प्रोवाइड करना स्पेशली यूथ को जिसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके अपने पोटेंशियल को अचीव करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी। नीति आयोग का एम है कि गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए ताकि पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड हो और गवर्नमेंट के एक्शन को अकाउंटेबल बनाया जा सके। अब कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग को देखते हैं। चेयरपर्सन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल में ऑल स्टेट सीएम और यूटीज के सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंक्लूड होते हैं। ये काउंसिल डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी डिसीजन के लिए होती है। रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल का फॉर्मेशन किया जाता है जब किसी रीजन या स्टेट को स्पेसिफिक इशू फेस करते हैं। यह काउंसिल पीएम के चेयरमैनशिप में होती है और स्टेट लेवल इशू को एड्रेस करती है। स्पेशल इन्वाइटीज। एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट को स्पेशल इन्वाइटीज के रूप में पीएम के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ये इन्वाइटीज रिलीवेंट डोमेन नॉलेज वाले होते हैं। फुल टाइम मेंबर। वाइस चेयरमैन और फुल टाइम मेंबर को पीएम अपॉइंट करता है जो कैबिनेट मिनिस्ट्री और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के रैंक के होते हैं। पार्ट टाइम मेंबर। पार्ट टाइम मेंबर जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस से होते हैं उनको रोटेशन बेसिस पर अपॉइंट किया जाता है। एक्स ऑफिशियो मेंबर। मैक्सिमम 4 यूनियन मिनिस्टर को पीएम अपॉइंट करते हैं एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पीएम अपॉइंट करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रैंक पर होते हैं। अब बात करते हैं नीति आयोग हब। टीम इंडिया हब। ये हब स्टेट और सेंटर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। मतलब ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है ताकि दोनों का काम इफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो। नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये हब थिंक टैंक बनाने का काम करता है। इसका गोल है नीति आयोग को नॉलेज बेस्ड और इनोवेटिव सॉल्यूशन देना वाली इंस्टीट्यूशन बनाना। ये हब रिसर्च और पॉलिसी फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इनिशिएटिव बाय नीति आयोग को देखते हैं। 15 ईयर रोड मैप। नीति आयोग ने 15 साल का रोड मैप बनाया है जिसमें लॉन्ग टर्म विजन और स्ट्रेटेजीज इंक्लूड हैं। ये रोड मैप कंट्री के डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए गाइड करता है। 7 ईयर विजन, स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान। यह 7 साल का विजन और स्ट्रेटेजी है जो
नीति आयोग ने सेट किए हैं ताकि इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में लीड कर सके। इसमें इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को फोकस किया गया है। इंडिया एट द रेट 75। इंडिया एट द रेट 75 एक इनिशिएटिव है जिसमें 75th इंडिपेंडेंस डे तक इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट को अचीव करना गोल है। ये विजन इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को टारगेट करता है। अब डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव नीति आयोग के अंदर लॉन्च किया गया है, जिसका एम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना और डिजिटल लिटरेसी को हर एक सिटीजन तक पहुंचाना। ये इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी को यूज करके गवर्नेंस को बेटर बनाता है। अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन का गोल है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। ये प्रोग्राम स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को सपोर्ट करता है ताकि नए आइडियाज और सोल्यूशन डेवलप किए जा सके। अब ऑफिसेस अटैच टू नीति आयोग को देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है लेबर इकोनॉमी पर रिसर्च करना और लेबर मार्केट के ट्रेंड को समझना। ये इंस्टीट्यूट लेबर पॉलिसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस DMEO का काम है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना और उनके इम्पैक्ट को इवेल्युएट करना। ये इंश्योर करता है कि जो स्कीम और प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उनका डिजायर आउटकम्स मिल रहा हो। अब रिलेवेंस ऑफ नीति आयोग को देखते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नीति आयोग का फोकस है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि स्टेट अपने डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में एक दूसरे से कंपटीशन करे। नीति आयोग इसको प्रमोट करता है जिससे हर स्टेट अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। नीति आयोग को ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी का रोल दिया गया है। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करता है और इंश्योर करता है कि पब्लिक रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हो रहे हो। थिंक टैंक ऑफ इनोवेटिव आइडियाज। नीति आयोग को थिंक टैंक बनाया गया है जो इनोवेटिव और क्रिएटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये रिसर्च और पॉलिसीज एनालिसिस के थ्रू गवर्नमेंट को बेटर डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। कन्वर्जेंस फॉर रिजोल्यूशन। नीति आयोग का एम है कन्वर्जेंस, यानी कि सभी स्टेक होल्डर को एक साथ लेके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना। ये कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है ताकि इशू को इफिशिएंटली रिजॉल्व किया जा सके। अब इंडेक्सेस रिपोर्ट प्रोग्राम बाय नीति आयोग को देखते हैं। SDG इंडिया इंडेक्स। नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स लॉन्च किया है जो इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। ये इंडेक्स स्टेट को SDGs अचीव करने में गाइड करता है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। ये इंडेक्स स्टेट को वाटर रिसोर्सेज को इफिशिएंटली मैनेज करने के लिए गाइड करता है। नीति आयोग इसके थ्रू वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट पर फोकस करता है। अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन का गोल है इनोवेशन को प्रमोट करना और एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना। अब 7 सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफरिंग ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। इसका गोल है एजुकेशन और स्किलिंग को इम्प्रूव करना ताकि यूथ को प्रोडक्टिव लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिल सके। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया गया है। ये प्रोग्राम हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने पर फोकस करता है। हेल्थ इंडेक्स 2019। हेल्थ इंडेक्स स्टेट के हेल्थ परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है। ये इंडेक्स स्टेट को गाइड करते हैं ताकि उनके हेल्थ आउटकम्स इम्प्रूव हो सके। अब गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नीति आयोग को देखते हैं। अंत्योदया। अंत्योदया का मतलब है पुअरेस्ट ऑफ पुअर की अपलिफ्टमेंट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस आइडिया को प्रमोट किया था जिसमें फोकस है मार्जिनलाइज और वुल्नरेबल सेक्शन को अपलिफ्ट करना। इंक्लूजन। नीति आयोग का गोल है वुल्नरेबल सेक्शन को एम्पावर करना और आइडेंटिटी बेस्ड इनइक्वालिटीज को दूर करना। ये
जेंडर, कास्ट, रीजन और रिलीजियस के बेसिस पर इनइक्वलिटी को एड्रेस करता है। विलेज इंटीग्रेशन। नीति आयोग का एम है कि विलेज को डेवलपमेंट प्रोसेस में इंटीग्रेट किया जाए ताकि अर्बन और रूरल एरिया के बीच गैप कम हो। डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया की यूथ पॉपुलेशन को एजुकेशन और स्किलिंग के थ्रू एम्पावर करना ताकि उन्हें प्रोडक्टिव लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ये इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड है। पीपल्स पार्टिसिपेशन। नीति आयोग का बिलीव है कि डेवलपमेंट को पीपल ड्राइवन बनाना चाहिए। पब्लिक पार्टिसिपेशन से गुड गवर्नेंस को इंश्योर किया जा सके। गवर्नेंस। नीति आयोग का एम है कि ओपन, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नेंस हो। ये प्रोएक्टिव और पर्पसफुल गवर्नेंस स्टाइल को प्रमोट करता है। सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी को प्लानिंग और डेवलपमेंट पर्पस का कोर बनाना, ये इंडिया की एंशियंट ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करता है जिसमें इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस दिया गया है।